नमस्कार, मैं हूं सुनील हालाखंडी और आप देख रहे हैं मेरा एक्शन रिप्ले। आज के एक्शन रिप्ले में मैं उस एक्शन का रिप्ले करूंगा जो कि थोड़ी देर पहले राजदीप सरदेसाई ने अपने एक यूट्यूब चैनल में कहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या चुनावों पर ईवीएम का असर हुआ है। राजदीप सरदेसाई, जैसा कि आप जानते हैं, एक जाने माने पत्रकार हैं और मैं उनका काफी लंबे समय से फैन रहा हूं। मैं उन्हें उस समय से जानता हूं जब उन्होंने डिस्कवरी फॉर इंडिया, जो कि सिद्धार्थ बसु ने कंडक्ट की थी दूरदर्शन पे, उसमें उन्होंने भाग लिया था। और उसमें एक अच्छा शायद विजेता हुए थे। मुझे ठीक से याद नहीं है, पर मेरे ख्याल से विजेता हुए थे। और उन्होंने जब उनको अवार्ड मिल रहा था तो सिद्धार्थ बसु ने उससे उनका दिलीप सरदेसाई के साथ रिश्ता पूछा था। तो उन्होंने बताया था कि मैं वो मेरे पिता हैं। तो उस समय से बचपन से ही वो प्रसिद्ध रहे हैं और बाद में अच्छे पत्रकार रहे हैं। राजदीप सरदेसाई का मैं फैन केवल इसलिए नहीं हूँ कि वो बहुत अच्छे पत्रकार है, मैं उनका फैन इसलिए भी अच्छा हूँ कि उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है और कई वीडियो जिनमें 10 या 12 लोगों द्वारा उनकी बहुत ही बुरी बेइज्जती की गई, वो घूम रहे हैं। इनमें से मुकेश अंबानी से लेकर अमित मालवीय तक, और फिर सौरव गांगुली, भारतीय क्रिकेट कप्तान से लेकर पूर्व भारतीय राष्ट्रपति तक ने उनकी बेइज्जती की है सीधी लाइव चैनल पे। और एक जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनका तो कहना है कि पत्रकारिता देसाई का पेशा नहीं है, वो उनका पैशन है। उनका पेशा तो बेइज्जती करवाना है। तो खैर, ये राजदीप सरदेसाई का छोटा सा इंट्रोडक्शन है। उन्होंने जो कहा कि ईवीएम, क्योंकि कांग्रेस की भारी हार हुई है तो एक स्कैप बोर्ड ढूंढने के लिए वो ईवीएम पे आरोप लगा रही है। और ईवीएम का विलाप करना, ये तो हारने वाली पार्टी का रहा ही है। 2009 में उन्होंने याद दिलाया कि लाल कृष्ण अडवाणी ने भी ये ऐसा ही कहा था, और उन्होंने जीवीएल नरसिम्हा राव की एक पुस्तक का विमोचन करते हुए उसमें फॉरवर्ड में भी ईवीएम को ही दोष दिया था। तो और अब ये क्योंकि एक चक्र का पहिया घूम गया है, अब ये सीधा आ गया है कांग्रेस पे, जब कांग्रेस ने अपनी भारी हार के बाद ईवीएम पर इसका दोष मढ़ा। ईवीएम पे जो पॉइंट्स बताए उन्होंने, सबसे पहला पॉइंट बताया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2004 जून में भारी जीत के बाद, जिसमें महाराष्ट्र में 31 सीटें मिली थी, 38 सीटों में से कैसे महाविकास आघाड़ी हार सकती है। यानी कि डेफिनेटली कुछ गड़बड़ की है, हैंड ऑफ गॉड जैसी कोई चीज रही होगी ईवीएम के साथ में, उसी के चलते एनडीए या महायुति जीती है। राजीव सरदेसाई कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राज्यसभा के लोकसभा के चुनाव लोकसभा के चुनाव में, और राज्य विधानसभाओं के चुनाव विधानसभा के चुनाव में। और इसका उन्होंने उदाहरण दिया दिल्ली का 2015 में और 2020 में। दोनों ही में लोकसभा की सारी सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि विधानसभा के तुरंत बाद हुए चुनाव में उसका सफाया हो गया था। उनका कहना है कि ऐसा नहीं है। जो भी कोई अगर वहां पे ग्राउंड पे गया हुआ, उसने जरूर देखा होगा कि लाड़की बहना का काफी प्रभाव है, और बीजेपी का जो चुनाव तंत्र है वो काफी इफेक्टिव है। तो इसके चलते शायद कांग्रेस की या महाविकास आघाड़ी की हार हुई। दूसरा पॉइंट जो राजदीप सरदेसाई बताते हैं कि ऐसा कहा गया है कि जो परसेंटेज ऑफ वोट होल्ड जो इंक्रीज हुआ 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे में, या जो फाइनल फिगर आया उसमें उसमें करीब करीब 7 या 8% का इजाफा हुआ था, जो कि उनका अपोजिशन या हारने वालों का मानना है कि ये बाद में जबरदस्ती ईवीएम में वोटिंग करवाई गई। लेकिन राजदीप सरदेसाई का कहना है कि आंकड़ों का अगर देखा जाए तो ये संभव है, क्योंकि 2019 के चुनाव में भी ये जो डिफरेंस था 5 बजे का और रात को 11 बजे का, ये करीब 7% था। तो ऐसा होता रहता है। और चूंकि चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई पूरा इतना फूल तरीका नहीं है कि वो रियल टाइम में ये फिगर दे सके, तो ऐसा नहीं हुआ होगा। और ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। और डेफिनेटली उन्होंने कहा कि, और मैं भी मानता हूँ कि चुनाव आयोग को कुछ इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि जो फिगर हो रियल टाइम में दिया जा सके। ऐसा संभव होगा कि नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जो वोटिंग तो जरूर ईवीएम से होती है, लेकिन जो बाकी डाटा प्रोवाइड किए जाते हैं वो काफी, उसमें मैनुअल काफी काम होता है। तीसरा पॉइंट जो दिया उन्होंने कि ईवीएम रिप्लेस हो गई, यानी उनका कहना है कि जब जो ईवीएम्स मतदान केंद्रों से ले जाई जा रही थी, तब उसको बदल दिया गया या फिर स्टोरेज में बदल दिया गया। इसका पर भी राजदीप सरदेसाई का कहना है कि संभव नहीं है, क्योंकि वो भारी बंदोबस्त के साथ जाती है, जिसमें जो वॉच में रहते हैं वो अपोजिशन के या सारे कैंडिडेट्स के आदमी भी रहते हैं। और जब स्टोरेज होती है तो 24 घंटे तक उस पर देखभाल की जाती है सभी पार्टियों द्वारा और सरकारी तंत्र के द्वारा। तो ये भी संभव नहीं है। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है, जो नेचुरली कहा जाता है कि ईवीएम हैक कर ली गई है, कि यानी उसमें वोट किसी को भी दिया, वो बीजेपी को पड़ा या कमल को या महायुति के उम्मीदवार को पड़ा। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ही नौसिखियों का आर्ग्यूमेंट है।
ऐसा पहले भी कहा गया था। लोक चुनाव आयोग ने भी लोगों को, पार्टियों को आमंत्रित किया था कि वो हैक करके बताए, पर वो नहीं कर सके। उनका कहना है कि भारतीय जो ये मशीन है इतनी फूल प्रूफ है कि इसको हैक नहीं किया जा सकता। ये स्टैंड अलोन मशीन है, इसका ना तो वाईफाई से कनेक्शन है, ना इंटरनेट से कनेक्शन है, और ना ही ब्लूटूथ से कनेक्शन है। तो इसको बाहरी किसी तंत्र के द्वारा हैक नहीं किया जा सकता। और जिस जो प्रक्रिया अपनाई जाती है चुनाव की, जिसमें हर स्तर पे वेरिफिकेशन होता है, ये संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा क्योंकि एलन मस्क ने कहा है कि ईवीएम कैन बी हैक। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि ईवीएम के बारे में एलन मस्क, जो क्योंकि अमेरिका में मैनुअल वोटिंग होती है, वो अपने इस तरह से किस तरह की जानकारी दे रहे हैं। तो ये संभव नहीं है। और अभी रिसेंटली एक कोई याचिका में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लताड़ लगा दी थी। तो ये तो कारण बताएं जो कि जिनका काउंटर किया राजदीप सरदेसाई ने ईवीएम की लाज बचाने के लिए। अब छठे पॉइंट पे आते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको हमको सोचना चाहिए। और चुनाव का प्रभाव, जो चुनाव का रिजल्ट आता है, वो उस दिन नहीं आता है जिस दिन काउंटिंग होती है। वो काउंटिंग या फिर मतदान के पहले जो कुछ ऐसे चीजें होती है, उन पे प्रभाव पड़ता है। उसमें उन्होंने सबसे पहले तो बताया कि मनी पावर। महाराष्ट्र में अगर उनका कहना है कि किसी भी उम्मीदवार से पूछा जाए तो करोड़ों रुपए का इधर से उधर हेरा फेर लेन देन हुआ है, परचेज, वोट परचेज करने के लिए। हालांकि ये किसने किया, किस तरफ से हुआ है, और क्या एविडेंस है, या राजदीप सरदेसाई ने नहीं बताया। लेकिन उसने ये कहा कि जो चुनाव आयोग की तय राशि है, उससे कहीं ज्यादा पैसा खर्च किया गया, और खुल्लम खुल्ला पैसे का प्रभाव इस चुनाव पे पड़ा। इसका राजदीप सरदेसाई कहाँ से ढूंढ के लाए, क्योंकि कहीं भी चुनाव प्रचार के दौरान ये कोई कहीं से भी किसी पार्टी ने भी इन्हें बात नहीं की, और कोई मुद्दा भी सामने नहीं आया। तो यहाँ से उन्होंने पलटी मारना शुरू किया। वो ईवीएम को डिफेंड करके ये बताना चाहते हैं कि वो एक टेक सेवी आदमी है और आधुनिक मशीनरी पे पर विश्वास करते हैं, इसीलिए उन्होंने उसकी वकालत की। लेकिन वो उसके बाद उन्होंने पलटी मारी और अपने असली रंग में आ गए, और उसने सबसे पहले तो मनी पावर, हालांकि उसने ये भी नहीं बताया कि मनी पावर कांग्रेस की तरफ से हुई, महायुति की तरफ से हुई, या महाअघाड़ी की तरफ से हुई। पर एक ऐसे हवा में पॉइंट छोड़ दिया। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट के साथ काफी छेड़छाड़ की गई। यानी कि जहां माइनॉरिटी के वोट थे, उनको वहां से डिलीट कर दिया गया, और ऐसे लोगों का नाम ऐड कर दिया गया जो बीजेपी या एनडीए या महायुति को वोट देंगे। इसका भी उनके पास कोई एविडेंस नहीं थी। लेकिन एविडेंस में उन्होंने ये कहा कि उनसे एक इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये कहा है कि उनके जो कॉन्स्टिट्युएंसी है उसमें भारी मात्रा में उनके समर्थकों के वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए हैं। ये बहुत ही विचित्र बात है कि राजदीप सरदेसाई कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के वोट्स हटा दिए गए हैं, तो उनको किसी को भी कैसे पता चलेगा कि कौन किसको वोट देने जा रहा है। तो इस तरह वो फिर एक बार चुनाव प्रक्रिया पर, बेसिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये तो तब भी हो सकता है कि जब वोट मतदान मत पत्र से गिरे। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया था कि वोटर सप्रेशन, यानी वोटर पर दबाव डाला गया या उनको रोका गया वो वोट बूथ तक जाने के लिए, विशेषकर माइनॉरिटी के वोटर्स को। तो ये भी एक बड़ा ही सड़ा सा पॉइंट है जो उन्होंने उसमें उत्तर प्रदेश का दिया गया, कि उत्तर प्रदेश में वीडियो दिखाए गए हैं ऐसे। तो वीडियो तो कोई भी अपनी तरह, तो बाद में जो सिद्ध हुआ कि ये वीडियो केवल पार्शियल दिखा गया, फुल वीडियो नहीं दिखाया गया। और अगर उसका इन्वेस्टिगेट करते तो उनको ये शायद नहीं कहते कि वहां पे वोटर को वोट नहीं देने दिया गया। तो ये भी एक वही पॉइंट है जहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि प्रशासन ने इसमें काफी हस्तक्षेप किया, और अपने मन जो जो सरकार के समर्थक वोट है उनको ही वोट देने का के लिए अलाउ किया गया। चौथा पॉइंट उन्होंने कि प्रशासन के काफी कंट्रोल किया इसमें, और उन्होंने हर तरह हर हर पॉइंट पे दखलंदाजी की, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि महायुति की जीत हो। उसके बाद उनका पांचवा पॉइंट है कि चुनाव आयोग ने जो वोट को, जो चुनाव का परिणाम है, वो काफी देर बाद अपने वेबसाइट पे घोषित किया, और किसके पक्ष में कितने वोट पड़े ये बाद में बताया। तो ये एक सोचनीय बात है। इसका मतलब चुनाव आयोग ने भी कुछ गड़बड़ी की अंतिम समय में, जब वोट गिन रहे थे। हालांकि इसका भी कोई उनके पास प्रूफ नहीं है कि कहाँ गलती हुई, क्योंकि जो चुनाव परिणाम की अगर कोई प्रक्रिया चुनावों की जानता है, तो उसमें हर आदमी से हर वो स्टेज के बाद हर पार्टी के जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव रहता है उसके सिग्नेचर करवाए जाते हैं। उसका अंतिम पॉइंट है, उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता
और ट्रांसपेरेंसी पे सवाल खड़े किए। उन्होंने एक कोर्ट केस का, एक सुप्रीम कोर्ट में एक कोई केस है उसकी भी बात की, जिसमें ये बताया गया कि 537 लोकसभा चुनाव के क्षेत्रों से 542 में से पोल जो कास्ट हुए और पोल जो गिनती हुए उसकी संख्या में डिफरेंस था। हालांकि ये डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं था और इसका चुनाव पे कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता, फिर भी उनका कहना है कि चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। और उनका यह भी कहना है कि चुनाव आयोग को अपने सभी पॉइंट्स को खुल के नहीं बताते हैं वो, उनको जरूर स्पष्ट रूप से सारी पार्टियों को बताना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और सारी पार्टियों की मीटिंग करके सब बताना चाहिए। तो अंत में कुल मिला के ईवीएम की तो को तो उन्होंने साफ बरी कर दिया, और उन्होंने कहा मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि इस वंस फॉर ऑल की ईवीएम ने कुछ नहीं किया। हालांकि वो अपने आप को जज के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया था, हालांकि ऐसा नहीं है। लेकिन अंत में उन्होंने वही यही बात कही कि ये चुनाव में ईवीएम में तो गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन ईवीएम के अलावा जो और सारी चीजें थी जो महायुति के पक्ष में या सरकारी बीजेपी के पक्ष में आनी चाहिए, वो कि चुनाव आयोग भी कंप्रोमाइज था, सब कुछ कंप्रोमाइज था, और केवल वही एक सही है, यानी ईवीएम सही थी, बाकी सब कंप्रोमाइज था। तो इतना कुछ उनका मैं सार निकाल पाया हूं उनके इसका आज की ब्लॉग का। आगे भी उनके ब्लॉग की मैं स्टडी करूंगा और आपको भी खबर दूंगा। तो ये विश्लेषण, हालांकि इसमें मतलब कुछ बीच में तकनीकी खराबी आई थी तो सही नहीं हो पाया। आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और फिर यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। जाते जाते मैं आपको राजदीप सरदेसाई की एक फोटो दिखा देता हूँ। देखिए इसमें कितने गंभीर हैं राजदीप सरदेसाई, और जो उनके पीछे रैक्स रखे हैं उनमें कितनी पुस्तकें आदि पड़ी हुई हैं, और जो पुस्तकें हैं वो दिख रही है, ऐसा लग रहा है मुझे कि वो कानून की किताबें हैं। तो हो सकता है राजदीप सरदेसाई कानून के भी विशेषज्ञ हों अगले रूप में अपने। तो बस इस आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, राम राम।